Hello students, my name is Rohit Kushwaha and today we are going to start a very new chapter जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि एटम्स को किस टाइप से अरेंज किया गया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत रिएक्शंस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये चैप्टर मैं बता रहा हूँ इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया, ये चैप्टर और केमिकल बॉन्डिंग, तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक बहुत ही आसान लगेगी, क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक का मैक्सिमम पार्ट इन दो चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक के लेक्चर को देखना और प्रॉपर नोट्स भी बनाना, क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं जब मैं पढ़ा देता हूँ लिखने के बाद फिर बच्चे कमेंट करते हैं सर इसको नोट भी करना है क्या। ऑब्वियस सी बात है आपको नोट करना है। अगर मैंने कोई भी चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई है या बहुत सी चीज़ मैं लिखता नहीं हूँ, बोल देता हूँ सिर्फ, वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, ठीक है। तो आपके नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो आपको खुद से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी क्यों आप लोगों को। तो देखो, पीरियोडिक टेबल किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाई है। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने हेल्प की है, तब जाके लास्ट में एक पीरियोडिक टेबल बनी है। तो स्टार्टिंग में पहले बनी, फिर उसको मॉडिफाई करते 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 लास्ट में हम लोग दो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरा क्या होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले, ये तो इंपॉर्टेंट है दोनों, बट इसके पहले भी बहुत सारी स्टोरियां हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए थे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखो, पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये सोचो। जैसे बच्चों कि ये आप लेक्चर कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब में देख रहे हो, तो यूट्यूब में आप देखो हर चैनल की एक कैटेगरी होती है। जैसे ये एजुकेशनल चैनल है, तो यहाँ आपको क्या होगा, सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। कुछ चैनल होते हैं कॉमेडी के चैनल होते हैं, वहाँ पे कॉमेडी की वीडियो मिलेगी आपको। कुछ चैनल होते हैं जिसमें आपको क्रिकेट की वीडियो मिलेगी। कुछ चैनल में क्या होगा कि WWE से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी आपको। तो एक सिस्टमेटिक वे में देखो अरेंज है। अगर मान लो सर्च कर रहे हो आप क्रिकेट का चैनल, कि आपको मान लो क्रिकेट देखना है और उसमें एजुकेशन की चीज़ें दिखाने लगे, तो आप कहोगे ये क्या बकवास चीज़ है, मान लो ये कोई सिस्टमेटिक है ही नहीं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपको देखना है, मान लो एजुकेशन की चीज़ें देखनी है और वहाँ पर जैसे उसने सर्च किया एजुकेशन की चीज़ शो होने लगी, तो आप कहोगे वाह क्या बात है, मतलब कितना सिस्टमेटिक अरेंज किया है यूट्यूब ने, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या मेरी बातें फील आ रही है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर आपने मान लो कोई चीज़ सर्च की, मान लो आपको WWE की फाइटिंग देखनी है, या फिर आपको किसी भी लड़की को मान लो ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, तो अगर मान लो वो चीज़ सर्च करो, अगर वो चीज़ को हटा के कोई दूसरी चीज़ शो कर रहा हो, तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, है ना। तो जब सिस्टमैटिक चीज़ें होती है ना, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए एटम्स को भी सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल फॉर्म की गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सा क्या फंडा समझ में आया कि एटम्स जो होते हैं, कि मतलब कि एटम्स एक दो तो नहीं, बहुत सारे एटम्स हैं। कितने एटम है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एटम को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया, जिससे कि सिमिलर प्रॉपर्टी के एटम्स क्या हो जाए, अलग एक ग्रुप बना के रख दिया जाए, ठीक है ना। एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें कि एक प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स क्या हो, एक साथ हो, यानी उन लोगों की प्रॉपर्टी क्या हो, एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उनकी केमिकल रिएक्शन सिमिलर हो, जिससे कि याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना, और रिएक्शंस करने में आसानी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये लेक्चर आप लोग सच बता रहा हूँ लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं 1800 तक, ठीक है, तो 1800 तक ओनली 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है। बट जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मेंडलीव ने कब बनाई थी, 1869 में बनाई थी, ठीक है ना। तब कितने एलिमेंट थे, तब 63 एलिमेंट्स थे। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, नाउ, यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है। क्लियर?
चलो बहुत अच्छी बात, जिसमें 117 वाला मिसिंग है। यानी टोटल कितने एलिमेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? 118 एलिमेंट है। अब बच्चों 118 एलिमेंट में क्या होगा, 1 से लेकर 92 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को, एटॉमिक नंबर में बोल रहा हूं, ठीक है? तो 1 से 92 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है और नोट भी करना है, ठीक है ना? तो बार बार कमेंट करके मत पूछना कि सर ये नोट करना है कि नहीं करना है। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर अब बच्चों देखो, आफ्टर 92, यानी 92 एटॉमिक नंबर के बाद के एलिमेंट जो होते हैं, उन एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग मैन मेड एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? चलो अच्छी बात है। और या फिर इनको आप ये भी बोल सकते हो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। या फिर देखो बच्चों 92 जो एटॉमिक नंबर होता है वो यूरेनियम का होता है, तो ये एलिमेंट क्या यूरेनियम के बाद के एलिमेंट है ना, तो इनको हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इस वाले पार्ट को नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं, ठीक है? और एक भी चीज मिस मत करना, ये नोट करो और डेली का डेली इसको रिवाइज भी किया करो। तो जब भी आप क्लास करने आया करो, जैसे मान लो मैंने आज की क्लास पढ़ा दी आप लोगों को, कि बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं, इसलिए मैं आपको वही बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने आज पहला लेक्चर पढ़ाया आपको, तो क्या करोगे आप, जैसे लेक्चर पढ़ोगे उसके बाद अगर मान लो आपने मॉर्निंग में पढ़ा तो इवनिंग में इसको आप रिवाइज करिए, ठीक है ना? फिर सेकेंड डे अगर मान लो जब मैं सेकेंड लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो उसके आधे घंटे पहले, यानी ये सेकेंड लेक्चर देखने के पहले फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज करिए, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखिए आप लोग, तब आपको सेकेंड लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर सेकेंड लेक्चर से जब पढ़ लोगे आप मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, उसी इवनिंग में क्या करोगे, फिर फर्स्ट सेकंड दोनों लेक्चर को रिवाइज करिए। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, जब थर्ड लेक्चर पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड को लेक्चर को रिवाइज करके थर्ड लेक्चर पढ़ो। तो ऐसे ऐसे जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, इसी को रिपीट करते करते, तो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको थ्योरी का एक एक पार्ट आ जाएगा। और जैसे थ्योरी आपको पूरे माइंड में क्लियर हो गई अच्छे से, तो सही बता रहा हूँ क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर थ्योरी अगर आपने याद कर रखी है या समझ रखा है उसको, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम भी आपका कम लगने वाला है। तो इसलिए आप थ्योरी को बहुत बार रिवाइज किया करिए। चलिए जल्दी से आप नोट करिए इसको, फिर मैं आगे की पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल किसी भी एक इंसान ने तो बनाई नहीं थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें मिलकर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके लास्ट में पीरियोडिक टेबल जो बनाई, दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरा क्या होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है? और उसके पहले भी कई सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया था, जिसको मॉडिफाई करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंचे हैं। तो मैं लास्ट में बाद में बताऊंगा, पहले से मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, किसने बनाई थी? लेवोजियर ने बनाई थी। तो जब मेंडलीव ने बनाई थी पीरियोडिक टेबल, तब 63 एलिमेंट थे। तो लेवोजियर ने उनसे बहुत पहले बनाई थी, तब तो क्या होगा, 63 से भी कम एलिमेंट होंगे। यानी जब लेवोजियर ने पीरियोडिक टेबल बनाई तब तो बहुत ही कम एलिमेंट थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में देखो बच्चों, तो एक क्या हो गया, मेटल्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। तो भाई देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, लेवोजियर ने क्या किया, डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया होगा, ठीक है? अब देखो इन्होंने दो टाइप के एलिमेंट देखे, मेटल और दूसरा नॉन मेटल, लेकिन तब तक मेटेलॉइड की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है ना? और जैसे मेटेलॉइड की डिस्कवरी हुई, वो एलिमेंट्स क्या हुए, इनकी पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हुए, और जैसे फिट नहीं हुए तो मतलब ये इनका ड्रॉबैक आ गया, है ना? तो वही लिखा हुआ है, दिस थ्योरी वॉज लेटर डिस्कार्डेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड। क्लियर आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, अगर आप पूछोगे मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखो कैसे, तो मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, फिर भी देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे बच्चों सोडियम है ना? तो सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करता है, Na+ बना देता है ना? तो मैं आपको बताऊंगा कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी देनी पड़ती है,
उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, गैसियस फॉर्म से निकलता है, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यानी आपको अभी बस इतना समझना है कि मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो Cl है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं इसको गैसियस भी लिख देता हूं, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, लेवोजियर के बाद किसने ट्राई किया, डोबरेनिन ने ट्राई किया, ठीक है ना। तो इसको देखो, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसका नाम क्या था, डोबरेनियन ट्राइड था। अब देखो ट्राइड्स मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर इन्होंने किस टाइप से फॉर्म किया, वो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो डोबरेनिन ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उन तीन एलिमेंट को इस टाइप से अरेंज किया जिससे बीच वाले का जो एटॉमिक मास था इन दोनों का क्या था, एवरेज था। क्लियर है, और ये क्या था, एक हिट एंड ट्रायल मेथड था। तो वही देखो लिखा हुआ है, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3 नोन एज ट्राइड्स। तो ट्राइड किसको बोलते हैं, जो तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप में अरेंज किया उसको ट्राइड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं ले रहा हूं, तो इनके एग्जांपल बहुत सारे हैं, कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो लिथियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया एंड पोटेशियम ले लिया। तो उन्होंने इस टाइप से एलिमेंट को अरेंज किया जिससे बीच वाले का एटॉमिक मास इन दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। तो तीन एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे, ट्राइड बोलेंगे इसको, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, यानी इसका जो एटॉमिक मास होगा इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, जो भी ट्राइड में होंगे। क्लियर, चलो देखो हम लोग चेक करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। जैसे बच्चों, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा लिथियम का 7 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, ये 39 होता है। अब इसका एवरेज निकालो, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो करो यहां पर देखो, 7 + 39 कितना होगा, 46। तो हो गया 46 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, ये देखो 23 आएगा, आया 23। तो यहां पर देखो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका 23 होता है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों इन्होंने इस टाइप से अरेंज किया एलिमेंट को कि जिससे कि बीच वाले का एटॉमिक मास इन दोनों का क्या हो, एवरेज हो। लेकिन जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया, फिर भी बहुत सारे इनके में क्या आ गए, ड्रॉबैक आ गए, यानी इनको आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हो। जैसे मैं एक्सेप्शन का नाम बताता हूं, देखो एक्सेप्शन से लेता हूं, मान लो हेलोजन। हेलोजन मतलब जैसे फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया और ब्रोमीन ले लिया। तो ये एग्जाम्पल में नहीं आएगा, किस में आएगा, इसको आप लिख सकते हो, ये क्या होगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप ड्रॉबैक बोल सकते हो। और इसको आप क्या बोलोगे, ये एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब देखो ये एक्सेप्शन में कैसे आएगा, ये फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 19 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 80 होता है। अब इसका चलो निकालो एवरेज, तो एवरेज निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 80 + 19 डिवाइड बाई 2, यानी आएगा 49, यानी आएगा 49, या फिर पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 99 डिवाइड बाई 2, यानी आएगा 49.5 आएगा। जबकि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। देखो बच्चों इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहां तो देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, या थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस देखो थोड़ा बहुत नहीं, डिफरेंस क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए ये क्या होगा तुम्हारा, ये भी ट्राइड है, मतलब ये क्या एक्सेप्शन में, ट्राइड नहीं है तुम्हारा। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन इसके ऊपर क्या पूछे जाएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में बोलेगा कि बताओ इनमें से कौन सा डोबलिन ट्राइड है, कौन सा नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करोगे, सबका 3-3 एलिमेंट दिए जाएंगे हर ऑप्शन में, तो तीनों का आप एटॉमिक मास लिखोगे, देखोगे बीच वाले का एटॉमिक मास अगर इन दोनों का एवरेज आ रहा है मतलब वो डोबलिन ट्राइड है, और जिस ऑप्शन में बीच वाले का एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज नहीं आ रहा उसका मतलब वो डोबलिन ट्राइड नहीं है।
है ना, बहुत आसान सा। तो इसके बाद इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यार थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा, इस बात को हम लोग ध्यान रखना। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। नोट करिए। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पहले पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, लेवोजियर ने। सेकंड नंबर पे डोबरेनी ने बनाई थी, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक आ गए थे, इसलिए थर्ड नंबर पे न्यूलैंड ने फॉर्म किया। तो देखो बच्चों, ये एक म्यूजिशियन भी थे, तो इन्होंने म्यूजिकल नोट के बेस पर पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। तो देखो म्यूजिकल नोट मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, सारे क्या होता है, गामा फिर पाधा नीसा, ठीक है, सारे गामा पाधा नीसा होता है ना। सेम वैसे ही देखो बच्चों, इसके बाद देखो, इसको मान लो वन एलिमेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये क्या होगा, 8 हो गया। देखो दोनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना। तो ये एक म्यूजिशियन थे, तो म्यूजिकल नोट के बेस पर इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। देखो इस टाइप से फॉर्म किया है। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आपने पीरियोडिक टेबल को तो देखा ही होगा। पहला एलिमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन की एक्चुअल में पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को हम लोग रखते तो किसमें, एस ब्लॉक में रखते हैं। हाइड्रोजन को जब भी हम लोग एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो एस ब्लॉक के अंदर ही हम लोग उसको सेपरेट पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की दो पोजीशन है। एक तो हम लोग उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं, हाइड्रोजन को लिथियम के ऊपर भी रखते हैं, और सेकेंड एक हम लोग हेलोजन के ऊपर भी रखते हैं, यानी फ्लोरीन के ऊपर भी रखते हैं। तो हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज भी फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं हम लोग। और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैस क्या हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, तो इन सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक। तो हाइड्रोजन गया, हीलियम गया 2 नंबर, तो 3 नंबर पे क्या होगा, लिथियम आता है ना। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, वहां पे लिखा होगा। तो हम लोग लिथियम से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लिथियम हो जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर बेरिलियम आता है, देन क्या होगा, बोरॉन आएगा, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। फिर देखो बच्चों, यहां पर इनर्ट गैस आती, क्या आता है, आर्गन, लेकिन तब तक आर्गन की डिस्कवरी नहीं हुई थी क्योंकि वो इनर्ट गैस है, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, यहां पर सोडियम आएगा, देन क्या आएगा मैग्नीशियम। उसके बाद क्या होगा, इन्होंने अरेंज किया था एल्यूमिनियम को, सिलिकॉन को, फिर फॉस्फोरस हो गया, देन सल्फर, देन क्लोरीन। आर्गन की डिस्कवरी भी तब तक नहीं हुई थी, तो उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। फिर क्या हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ से काउंट करो, तो यहाँ पे 1 नंबर दोगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 आएगा। तो यानी इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर है, ये सेम ग्रुप के भी है ना। अब देखो बच्चों, इसको अगर तुम 1 नंबर दो, इसको 1 दोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें भी सिमिलरिटीज होती है, इनको सेम ग्रुप में रखा गया है ना। तो बच्चों देखो, उन्होंने यही देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास देन एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, यानी एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट विल हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 8 एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, सेम नहीं होगी। सेम मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, सिमिलर होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें की क्या करेगी, मैच करेगी। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सब सारी चीजें कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, तो हम लोग आगे वो बात की बातें बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या लिखा हुआ है, लाइक ए म्यूजिकल नोट, ठीक है, म्यूजिकल नोट के बेस पर। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि न्यूलैंड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, और ये साथ में क्या थे, तुम्हारे एक म्यूजिशियन भी थे। तो इन्होंने म्यूजिकल नोट के बेस पर पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था, जैसा कि आपको समझ में आ गया। और तब तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज भी फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, इनके ड्रॉबैक में अगर मैं अभी लिखने वाला हूँ, ड्रॉबैक क्या होगा कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी सिर्फ कहाँ तक वैलिड थी, कैल्शियम तक वैलिड थी, क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए अब यहाँ के बाद से 1 और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी। तो ये कब तक वैलिड थी, सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी। और दूसरा ड्रॉबैक क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि तब तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जैसे इनर्ट गैस की डिस्कवरी, वो इनके पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने उनके लिए कोई वैकेंट स्पेस नहीं रखा था। ठीक है, तो ये उनके ड्रॉबैक थे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर ड्रॉबैक लिखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, इनके ड्रॉबैक भी लिख लो। इनका ड्रॉबैक क्या था कि जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी। कैल्शियम मतलब क्या हो गया, सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए, क्योंकि कैल्शियम तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा, तो लाइटर एलिमेंट उन्होंने बोला। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखो यहाँ पर, तब तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इससे उन्होंने उसके लिए कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं रखा था। हो गया ना, जल्दी से नोट करिए आप लोग उसको। तो बच्चे देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 4th नंबर पर जो पीरियोडिक टेबल बनी थी, उसका नाम देखो क्या था, लूथर-मेयर कर्व था। तो बहुत ही ध्यान से देखना ये, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे कर्व बनाया। कर्व किसके पीछे बनाया, ये एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास के बारे में तो आपको पता ही है। अब देखो एटॉमिक वॉल्यूम कैसे, एटॉमिक मास की वैल्यू आपको पता ही सबकी, कि लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, लिथियम का 7 होता है ना। एटॉमिक मास मतलब 7 AMU होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 AMU होता है, जो कि हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा एटॉमिक मास डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी, है ना। तो एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाली, सब एलिमेंट की वैल्यू पॉइंट रख रख के देखा, तो एक कर्व बना। कर्व देखो इस टाइप से बना, ऐसे कर्व बना, ऐसे कर्व बना। ठीक है, अब इस कर्व जो बना था, इस कर्व के टॉप पोजीशन पे देखो कौन कौन से एलिमेंट थे। तो यहां पर क्या थे, एल्कली मेटल थे। एल्कली मेटल जैसे मान लो यहां पर क्या हो गया, लिथियम हो गया, यहां पे क्या हो गया, सोडियम हो गया, यहां पे क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, इसको देखो कर्व के डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से एलिमेंट थे, यहां पर एल्कली अर्थ मेटल थे। एल्कली अर्थ मेटल जैसे यहां पे क्या हो गया, बेरिलियम हो गया, यहां पे क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यहां पे क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में कौन से एलिमेंट थे, वो हेलोजेंस थी। हेलोजन जैसे क्या क्या हो गया, यहां पे फ्लोरीन हो गया, है ना, यहां पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, फिर ब्रोमीन हो गया, ऐसे हो गया। और बॉटम में कौन से एलिमेंट थे, बॉटम में जो एलिमेंट्स थे वो थे डी ब्लॉक एलिमेंट थे। तो आपको देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या रखना है कि इन्होंने जो कर्व बनाया था, देखो ध्यान से, वो बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो कर्व देखो ऐसा बना, है ना। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को देखो, यहां पर जो टॉप पोजीशन जिन्होंने ऑक्युपाई की थी, जो एलिमेंट थे वो कौन से थे, वो एल्कली मेटल थे। मैंने AM लिख दे रहा हूं, AM मतलब क्या हो जाएगा, एल्कली मेटल। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट थे वो क्या थे, वो एल्कली अर्थ मेटल थे। तो ये लिख दे रहा हूं एल्कली अर्थ मेटल, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ लेना। तो ये टॉप पोजीशन पे एल्कली मेटल, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या थे, एल्कली अर्थ मेटल थे। यहां पे कौन से एलिमेंट थे, यहां पर हैलोजेंस थी। हैलोजन मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गए। एल्कली मेटल क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हो गया। एस ब्लॉक में 2 टाइप होता है, एक एल्कली मेटल होता है, एक एल्कली अर्थ मेटल होता है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को बोलते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, और नीचे बॉटम में क्या था, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे। तो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये 4 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट।
तो आपको सिंपल सा, अगर वो कर्व याद नहीं है तो ये वाला कर्व याद रख लेना। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, हैलोजन, बस हो गया इतने में तुम्हारा काम। ठीक है, अब देखो ये भी, इसमें भी बहुत से ड्रॉबैक आ गए थे। इसका देखो मेन ड्रॉबैक क्या था, हम लोग पीरियोडिक टेबल क्यों बना रहे थे, जिससे मैक्सिमम से देखो सेपरेट सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट सेपरेट हो जाए है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट क्या रहे, याद रहे, जिससे एक्सपेरिमेंट करने में आसानी रहे। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम, एक और नई प्रॉब्लम आ गई, इनको याद करना डिफिकल्ट हो गया। कैसे डिफिकल्ट हो गया कि पहले क्या करोगे, सबका एटॉमिक मास याद रखो, फिर सबकी डेंसिटी याद रखो, फिर एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड करो, फिर एटॉमिक वॉल्यूम निकालो, और एटॉमिक वॉल्यूम निकालने के बाद एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का फिर कर्व बनाओ। तो यहां पे प्रॉब्लम देखो क्या हो रही है, यहां पे देखो चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना, जबकि हम लोगों को बहुत ही आसान चीजें बनानी थी। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, क्योंकि चीजें यहां पे कॉम्प्लेक्स हो गई, जिसको जल्दी यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है ना, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी सब लोग इसको नोट करिए, क्योंकि इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होगा मेंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 4 टाइप में पढ़ लिया हम लोगों ने, 4, एक लेवोजियर की पढ़ ली, डोबरेनी पढ़ लिया, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, 4th क्या पढ़ा हम लोगों ने, ल्यूथरमेयर कर्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद मेंडली पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, नोट कर दिए इसको। तो इसका ड्रॉबैक भी लिख लेना आप लोग।